हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रोबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड बुक का अंतिम अध्याय अर्थात अध्याय 9 और इसके कुछ अंतिम विचार सुनेंगे। आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी हो और इसके बाद आप नेक्स्ट कौन सी बुक सुनना चाहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। और ज़्यादा चाहिए तो क्या करें, और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। जो लोग करने वाले कामों की सूची चाहते हैं उनके लिए यहाँ संक्षेप में कुछ चीजें बताई जा रही है जो रोबोट करते हैं। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद करें, थोड़ा विश्राम लें और आकलन करें कि क्या काम कारगर है। नंबर 1, आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद करें, थोड़ा विश्राम लें और आकलन करें कि क्या काम कारगर है और क्या कारगर नहीं है। नंबर 2, नए विचारों की तलाश करें, बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकों की तलाश करें। जोएल मास्कोविच की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रोबोट को एक नई चीज सिखाई और तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया। नंबर 3, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं, उसे लंच पर ले जाए और उससे उस कारोबार की बारीकियां सीखे तथा सलाह ले। नंबर 4, कक्षाओं में जाए, पढ़े और सेमिनारों में जाए। रोबोट अखबारों और इंटरनेट पर नई व रोचक कक्षाओं की तलाश करते हैं। नंबर 5, बहुत सारे प्रस्ताव दे, आपको पता नहीं होता कि सही भाव क्या है जब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। यह दुर्लभ होता है कि कोई विक्रेता इतना भाव कम मांगे जो उस चीज के मूल्य से कम हो। यह आनंददायक होता है और केवल एक खेल है। प्रस्ताव देते रहे, कोई हाँ कह सकता है। नंबर 6, एक महीने में एक बार एक निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमे या कार से जाए। रोबोट ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वे 1 साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते थे और परिवर्तन की तलाश करते थे। उनके लिए सौदे के मुनाफे के लिए 2 तत्व होने चाहिए, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं लेकिन परिवर्तन ही अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इससे हर महीने केवल चंद मिनटों की जरूरत होती है और वे कोई दूसरी चीज करते समय यह करते हैं, जैसे व्यायाम करना या स्टोर आते जाते समय। नंबर 7, सभी बाजारों में अच्छे सौदों की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल होती है जैसे टॉयलेट पेपर पर, तो उपभोक्ता दौड़कर इसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान या शेयर बाजार में सेल लगती है जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता उससे अक्सर दूर भागता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय कमाया जाता है। नंबर 8, अच्छे सौदों की तलाश सही जगह पर करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। रोबोट ने उसके बगल में उसी जैसा कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीद लिया। उसने रोबोट को बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रोबोट ने उसे जवाब दिया कि फायदा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। रोबोट ने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था और एक कक्षा में $500 की फीस देकर ऐसा करने का तरीका सीखा था। उनके पड़ोसी ने सोचा था कि रियल एस्टेट निवेश की कक्षा के लिए $500 बहुत ज्यादा थे। उसने कहा कि वह पैसा या समय वहन नहीं कर सकता, इसलिए वह भाव बढ़ने के इंतजार कर रहा था। नंबर 9, ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पूरे केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नजर बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक टुकड़ा खरीद, इसलिए वे अंततः कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोच। नंबर 9, बड़ा सोचे। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आप दूसरों के साथ मिलकर किसी बेहतरीन सौदे के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास वस्तु की बहुत सारी संख्या चाहते हैं। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। नंबर 10, इतिहास से सीखे। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियों छोटी कंपनियों के रूप से शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। नंबर 11, सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय काम करें। कुछ अंतिम विचार।
मैं आपको कुछ आखिरी विचार बताना चाहूँगा। यह पुस्तक लिखने के पीछे एक खास उद्देश्य था। उसी उद्देश्य की वजह से यह पुस्तक सन 2000 से लेकर आज तक बेस्ट सेलर बनी हुई है। उद्देश्य यह था कि हम अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाकर जिंदगी की आम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे जिंदगी काट लेते हैं। कड़ी मेहनत करो, बचत करो, उधार लो और बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज़्यादा समझदारी की पहले से भी अधिक जरूरत है। मैं नीचे दी गई कहानी को वित्तीय समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आज कई युवा परिवार जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का खर्च कैसे उठा सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें कड़ी मेहनत की नहीं बल्कि वित्तीय बुद्धि के इस्तेमाल की जरूरत है। मेरा एक मित्र एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि उसके 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना कठिन है। वह हर महीने कॉलेज फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक लगभग $12,000 ही इकट्ठे कर पाया था। उसके पास पैसे जोड़ने के लिए 12 साल का समय बचा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा तब 6 साल का था। उस वक्त फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार बड़ी भयानक स्थिति में था। लोग अपने मकान इस तरह से दान दे रहे थे। मैंने अपने मित्र को सुझाव दिया था कि वह अपने कॉलेज फंड से कुछ पैसे का डाउन पेमेंट देकर एक मकान खरीद ले। यह विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर बातचीत करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और मकान खरीदने के लिए उसे बैंक कर्ज नहीं देगा, क्योंकि उसका कर्ज खिंच चुका था। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मकान को फाइनेंस करने के बैंक के अलावा भी दूसरे तरीके होते हैं। हमने 2 सप्ताह तक एक मकान की तलाश की, एक ऐसा मकान जो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए बहुत सारे मकान थे, लेकिन खरीदारी करने में बहुत मजा आ रहा था। आखिर हमें एक बेहतरीन इलाके में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर मिल गया। मालिक की नौकरी छूट गई थी। मालिक अपने मकान के $1,02,000 चाहता था, लेकिन हमने $79,000 पर प्रस्ताव रखा। उसने इसे तत्काल मान लिया और 10% डाउन पेमेंट के साथ लोन संभालने के लिए सहमत हो गया। मेरे मित्र को तो बस $7900 देने पड़े। जैसे ही मकान मालिक ने घर खाली किया, मेरे मित्र ने उसे किराए पर उठा लिया। मार्गेज सहित सारे खर्च निकालने के बाद उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना यह थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखेगा और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी बैंक का कर्ज चुका देगा। हमने अनुमान लगाया कि 12 साल में उसके लोन का काफी बड़ा हिस्सा चुक जाएगा और जब तक उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तब तक वह हर महीने $800 कमा रहा होगा। इस दौरान अगर मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह इसे बेच भी सकता है। 3 साल बाद फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार बहुत सुधर गया था और उस मकान में रहने वाले किराएदार ने मेरे मित्र के सामने इसे $1,56,000 में खरीदने का प्रस्ताव रखा। एक बार फिर उसने मुझसे राय मांगी। मैंने उसे सलाह दी कि वह इसे बेच दे और 1031 टैक्स डिफर्ड एक्सचेंज का उपयोग करे। अचानक उसके पास $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में एक और मित्र को फ़ोन किया, जिसने इस टैक्स पूर्व के मुनाफे को एक मिनी स्टोरेज वेयर हाउस में लगा दिए। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वह कॉलेज फंड में जमा करने लगा। 2-3 साल बाद मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे बिक्री की राशि में से लगभग $3,30,000 का चेक मिला। उसने यह राशि एक नए प्रोजेक्ट में लगा दी जो हर महीने $3,000 से ज्यादा की आमदनी देती थी, जो एक बार फिर कॉलेज फंड में जा रही थी। अब उसे पूरा विश्वास है कि वह अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर ले। शुरू करने के लिए सिर्फ $7900 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि की जरूरत पड़ी। उसके बच्चे अब उस शिक्षा का खर्च उठा पाएंगे जो वे चाहते हैं और इसके बाद रिटायरमेंट के लिए वह उस निहित संपत्ति का उपयोग करेगा जो उसने कॉरपोरेशन की कानूनी सुरक्षा में रखी हुई है। इस सफल निवेश रणनीति की वजह से वह जल्दी रिटायर हो सकेगा। यह पुस्तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि पैसे की शक्ति का इस तरह इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज तो जिंदा रहने के लिए पैसे की समझ जरूरी है, पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यह वित्तीय दृष्टि से नासमझ लोगों की मानसिकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं हैं। उन्होंने तो बस पैसा बनाने का विज्ञान नहीं सीखा है। धन सिर्फ एक विचार है। अगर आप ज्यादा धन चाहते हैं तो बस अपनी सोच बदल ले। हर स्वनिर्मित इंसान ने एक विचार के साथ छोटे पैमाने पर शुरुआत की थी और इसके बाद वह इसे धीरे धीरे फैलाता गया। यही फॉर्मूला निवेश पर भी लागू होता है।
शुरू करने और इसे बढ़ाकर किसी बड़ी चीज में बदलने के लिए सिर्फ कुछ डॉलरों की ही जरूरत है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जीवन भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं और उसके लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में यह मूर्खतापूर्ण है। अक्सर मैंने देखा है कि सीधे साधे निवेशक अपनी इकट्ठी की हुई पूंजी एक साथ किसी सौदे में लगा देते हैं और इसका अधिकतर हिस्सा तेजी से गवा भी देते हैं। हो सकता है कि वे अच्छे कर्मचारी हो, लेकिन वे अच्छे निवेशक तो हरगिज नहीं है। धन संबंधी शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदे, किसी सेमिनार में जाए, अभ्यास करे, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला था, जिससे हर महीने $5000 का कैश फ्लो मिलता था। लेकिन मैंने सीखना बचपन से ही शुरू कर दिया था। मैं आपको सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ क्योंकि यह ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल इसके आदी होने के बाद आपको वह काफ़ी आसान लगेगा। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपना संदेश स्पष्टता से पहुँचा दिया है। जो आपके दिमाग में होता है उसी से यह तय होता है कि आपके हाथों में क्या आता है। धन सिर्फ एक विचार है। थिंक एंड ग्रो रिच या सोचिए और अमीर बनिए नामक एक पुस्तक है। इसका शीर्षक यह नहीं है कि कड़ी मेहनत करें और अमीर बने। यह सीखे कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए और इसके बाद आपका जीवन ज्यादा आसान और सुखद होगा। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक ना खेले, चतुराई से खेले। कर्म में जुटे। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। इनका मनचाहा उपयोग या सदुपयोग करना आप पर निर्भर करता है। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और सिर्फ आपको वह शक्ति मिल सकती है जो आपकी तकदीर बनाती या बिगाड़ती है। इसे मूर्खतापूर्ण ढंग से खर्च करते हैं तो आप गरीब बनने का विकल्प चुनते हैं। इसे दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्यवर्ग में शामिल हो जाते हैं। इसका निवेश अपने दिमाग में करते हैं और संपत्तियां इकट्ठी करने के उपाय सीखते हैं तो आप भविष्य में दौलतमंद बनने का विकल्प चुनते हैं तथा लक्ष्य बनाते हैं। चयन आपका और सिर्फ आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय होने का फैसला करते हैं। अगर आप यह ज्ञान अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस संसार के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उसका इंतजार कर रहा है। यह काम कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका और आपके बच्चों का भविष्य उन विकल्पों से तय होगा जिन्हें आप आने वाले कल में नहीं बल्कि आज चुनते हैं। मेरी कामना है कि आप सभी के पास बहुत सी दौलत हो और जिंदगी नामक महान उपहार से आप बहुत सा सुख भोगे। रोबर्ट टी कियोसाकी।